देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पार्टी जनता के बीच जाने से पहले अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रही है। कोरोना महामारी के तुरंत बाद या यूं कहीं कि कोरोना के दौरान होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कोरोना बनेगा चुनाव का मुद्दा? क्या कोरोना के कारण देश के विभिन्न राज्यों से बिहार आए प्रवासी मजदूर चुनाव को करेंगे प्रभावित? और क्या नीतीश जी के कामकाज पर जनता देगी वोट या फिर जातीय समीकरण ही रहेगा हावी? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ता। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो कोरोना पे चर्चा करने से पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट कि बिहार में कोरोना का क्या हाल है और बिहार में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, कितने मरीज हैं, पूरे एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद शुरू करेंगे चर्चा। बिहार में कोरोना की बेलगाम रफ्तार। बिहार के 22 जिलों में फैला कोरोना। प्रवासी मजदूरों से फैला कोरोना वायरस। बिहार में 8,273 कोरोना पॉजिटिव। बिहार में अब 22 जिले कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। लॉकडाउन 2.0 के दौरान बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में, खास तौर पर मुंबई, दिल्ली और गुजरात के अलावा पंजाब से बिहार पहुंचे थे। मजदूरों के बिहार पहुंचने के दौरान आइसोलेशन की बदतर व्यवस्था और जांच के सही न होने की वजह से कोरोना बिहार के 22 जिलों में पैर पसार चुका है। बिहार में 91,903 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें से 3311 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 223 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 8,273 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले बिहार में ही मिले हैं। खगड़िया में 273, पटना में 268, बेगूसराय में 254, जबकि शिवविहार जिले में कोरोना के सबसे कम 21 मरीज मिले हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के आंकड़े के मुताबिक 3 मई से 5 जून तक प्रवासियों की जांच में राज्य के 5,17,000 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि राज्य में रोजाना 10,000 व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए, लेकिन रोजाना सिर्फ 3,500 लोगों की ही जांच हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, तो प्रवासी मजदूरों के आने से कोरोना संक्रमण का खतरा जो है बिहार में और बढ़ गया है। जांच जिस तरीके से होना चाहिए, जिस स्केल पे होना चाहिए, वो जांच भी नहीं हो पा रहा और इसी दौरान चुनाव भी हो रहे हैं। तो चुनाव में क्या कोरोना बनेगा चुनावी मुद्दा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान, फैसल अली हमारे साथ आरजेडी से और अफजल अब्बास हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों को अगर हमारी आवाज़ मिल पा रही है तो उन दोनों मेहमानों का स्वागत है। फैसल साहब और अफजल साहब की आवाज़ मिल पा रही है आपको? अफजल अब्बास साहब की आवाज़ मिल पा रही है? लग रहा है हमारे मेहमानों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फैसल अली आरजेडी से प्रवक्ता है, शायद उनसे हमारा संपर्क हो चुका है। फैसल साहब की आवाज़ मिल पा रही है आपको? तो बिहार में चुनाव बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है। सारी पार्टियां चुनावी मोड में है, अपने अपने तरीके से डिजिटल माध्यम से चुनाव का प्रचार कर रही है। और इसी बीच कोरोना को लेकर के जिस तरीके से तैयारी है, जिस तरीके से जांच चलनी चाहिए थी, जिस स्केल पे जांच होनी चाहिए थे, ये भी आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग कि सरकार कोरोना से निपटने में बिल्कुल फेल है और कोरोना का संक्रमण यदि बढ़ा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। चुनाव सामने है, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए लाजमी है कि चुनाव में भी कोरोना से निपटने के सरकार की जो योजना रही है वो चुनावी मुद्दा बनेगा। और इससे पहले हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। अफजल अब्बास जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफजल साहब की आवाज़ मिल पा रही है आपको?
अफजल अब्बास साहब, क्या आवाज आ रही है आपको? फैजल अली साहब, क्या आवाज आ रही है आपको? कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार में पूरे देश भर से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली और नोएडा से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो है वो बिहार वापस आए थे और ये भी इल्जाम लगा था, हालांकि जो भी मजदूर बाहर से बिहार में प्रवेश कर रहे थे उन्हें सीमा पर ही क्वारंटाइन करके रखा गया था। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के मामले यदि बिहार में बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं उसमें प्रवासी मजदूरों का रोल भी जो है ये बताया जा रहा है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास साहब जेडीयू से, क्या आवाज मिल पा रही है अफजल साहब? जी जी। और फैसल साहब, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? फैसल साहब से अभी नहीं जुड़ पाए हैं। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ गए। अफजल साहब, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले महामारी का संक्रमण जो है, कोरोना का संक्रमण फैल गया और उससे निपटने में पूरी जो मशीनरी है सरकार की, वो पूरी मशीनरी इससे निपटने में ही लगी। बाकी जो कामकाज चल रहे थे वो कामकाज जो एक तरीके से कहें उस पर विराम लग गया। अब पूरा फोकस जो है सरकार का कोरोना से निपटने में लग गया है। फिर भी विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को जिस स्तर पे, जिस लेवल पे, जिस तरीके से काम करना चाहिए था सरकार नहीं कर पाई है। संक्रमण यदि बढ़ा है तो सरकार का फेलियर है कहीं ना कहीं। क्या डिफेंस है आपके पास? अब तो करेंगे ही, वो तरकीब करेंगे, उनका काम करना है। आपको बता दें, जिस तरह से बिहार सरकार सीमित संसाधनों में इस महामारी से लड़ने की कोशिश की है वो कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि अपने हालांकि कैजुअलिटी वहां पे हुई है, लेकिन और एवरेज आके देखिए आप देश स्तर पे, तो मैं समझता हूँ कि बिहार का 10वां-12वां स्थान होगा। और जहाँ हमारे मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार शुरू से, मैं आपके चैनल पर बड़े ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, लॉकडाउन होने से पहले मैं खुद मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा था कि कोई चारा नहीं है सिवाय ये कि हम लोग आइसोलेट करें, घर में रहे, बच्चे उसे कहिए बाहर निकले मत। हालांकि लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब से वो अपने सचेत थे, मैं कहना चाहता सचेत थे। हमें एडवाइस टेलीफोन पर किया कि अपने घर वाले को बोलिए, हर लोग को बोलिए कि घर से बाहर निकले और आइसोलेशन में जाने की कोशिश करें, ताकि इससे बीमारी कोई इलाज है नहीं। यही कह रहा है बिहार सरकार, हत्तल इम्कान अपनी ताकत से बढ़ के काम की है। आज जो रिकॉर्ड आपके सामने आ रहे हैं उठा के आप देखिए, मैं समझता हूँ 8209 केसेस हुए, जिसमें बिल्कुल हुई है वो 55 के आसपास में हुई है। 57 57 लोगों की मौत हुई। ठीक है, फैसिलिटी रेट जब उठा के आप देखिए तो 0.76 है। बिल्कुल, हमने हर तरह से कोशिशें की कि इस विपदा से निपटा जाए, लेकिन अब कुछ लोगों की आदतें हैं कि वो अपने आप को सुर्खियों में रहने के लिए सरकार की आलोचना करने के लिए वो आलोचना करेंगे। और जो आलोचना कर रहे हैं उससे पूछिए कि लॉकडाउन के दौरान जितनी मुसीबतें बिहार के लोग ने उठाई, पूर्वांचल के लोगों ने उठाई, बिहार के माइग्रेंट लेबर ने उठाई, क्या उन लोगों ने एक पैसा का सहायता किया? आप यकीन मानिए, जो अगर मुख्यमंत्री सचेत ना होते तो ये बहुत कम्युनिटी स्प्रेड होता ही है। हम तो खुशियां मनाते हैं बिहार सरकार का, एनडीए सरकार की कम से कम सचेत होने के बाद। ठीक है, कमियां कहीं ना कहीं होंगी, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। पूरे देश स्तर पे दिल्ली जो केंद्र की राजधानी है वहां को उठा के देख लीजिए वहां क्या स्थिति है, बॉम्बे की उठा के देख लीजिए, पूरा महाराष्ट्र का नहीं। बिल्कुल अफजल साहब आप बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। आइसोलेशन में जाने की बात कर रहे थे और केंद्र ने जो भी निर्देश दिया बिहार ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से पालन किया है। लेकिन एक जो समस्या जो अचानक आई थी कि प्रवासी मजदूर अचानक जो है सब चीज तोड़ के पैदल, हालांकि उन्हें जब सुविधा मिली उससे पहले से वो पैदल ही निकल पड़े थे और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सभी जहां जिनका घर था वो निकल पड़े थे, वहां पहुंच गए और संक्रमण उसके कारण भी बढ़ा। लेकिन उससे निपटने के लिए सरकार ने जहां जो भी किया वो ठीक है, उस पर हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल ये है कि इन प्रवासी मजदूरों के बिहार पहुंचने के बाद से वो वापसी नहीं आए। नीतीश जी ने भी कहा कि इनको यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा और ये यहीं पे रहें, पलायन ना करें, इसकी पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन उस दिशा में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऐलान तो
सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन हमारी जो बातचीत हो रही है उन मजदूरों से, उनमें से किसी के हाथ को अभी तक काम नहीं मिला है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि चुनाव को प्रभावित करेगा। समझ रही मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि समस्या बहुत बड़ी समस्या, 20 से 25 लाख लोगों का एक बार किसी स्टेट में जो अपने रोजगार छोड़ के आना और उनको फॉर्म मुहैया करना किसी के बस की बात नहीं कि वन नाइट मिरेकल कर दे। लेकिन सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, बिहार की एनडीए की सरकार, भाजपा जदयू लोजपा की सरकार, इस सबने ये आयत किया कि हम किसी भी कीमत से इन मजदूरों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि रोजगार मिले। मैं समझता हूँ कि 15 से 20 लाख लोग अभी भी जो आपके मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सारे विभागों को एक तरह से आदेश दिया है कि जॉब क्रिएशन किया जाए, 50 हम तो मैंने कहा कि बिहार में कुछ है नहीं, बिहार में झारखंड बंटवारे के बाद से बिहार में है क्या, उस में बिहार में। अफजल साहब, आपकी आवाज़ जो है डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हम उनसे आपसे फिर से बात करेंगे। इस बीच में संजय प्रकाश, जो कि संजय मयूख के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, उनकी एक बाइट सुन लेते हैं। अभी हाल ही में एमएलसी के लिए वो नामित हुए हैं, वो क्या नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। इसके लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन लोगों के कारण मुझे फिर से एक बार सदन में जाने का मौका मिला है। बहुत बहुत आभार। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है इस बार, चुनावी साल है। कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम विकास के सहारे चल रहे हैं। विकास के सहारे एनडीए फिर से एक बार चुनाव में जीत हासिल करेंगे। विपक्ष का हाल आप देख रहे हैं, विपक्ष का हाल आप देख रहे हैं। विपक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। विपक्ष अफजल साहब, अभी हम फैजल अली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब हमारी और भी जो विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस बार चुनाव में मुद्दा जो है, बाकी 5 साल में सरकार ने जो कामकाज किया है उस कामकाज में तो वो फेल रही हैं, लेकिन कोरोना से निपटने में जो फेल हुए हैं यही चुनाव का मुद्दा होगा। क्या आपको लगता है कि सरकार, आप अच्छा काम किए हैं पिछले 4.5 साल में, 5 साल का पीरियड भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि अच्छे काम पे कोरोना काल जो है बिल्कुल काल की तरह आ रहा है और ये चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है पार्टी को? किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप जनता के बीच में जाने की, और किस तरीके से कोरोना की चीज़ को जो नेगेटिव बताया जा रहा है उसको किस तरीके से आप पॉजिटिव हो करके रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? अफजल साहब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे साथ फैजल अली साहब भी जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ। फैजल साहब, क्या आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। बिल्कुल। फैजल साहब, क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस कोरोना काल में जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो काम सरकार ने किया है, और इस बार चुनाव जो विधानसभा चुनाव का जो होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कोरोना ही एक मुद्दा रहेगा, या 5 साल में जो सरकार ने कामकाज किया है उसको आप लोग मुद्दा बनाएंगे? देखिए, जब चुनाव होता है तो बहुत सारे कारण होते हैं। जो 15 साल का जो अकाउंटेबिलिटी है वो उस पर बात होगी, 15 साल की जो फेलियर्स है उस पर बात होगी, लेकिन जो तात्कालिक कारण है वो कोरोना, और कोरोना के बाद जिस तरह से जो प्रवासी बिहारी मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है उसकी क्या स्थिति है, वो ज्वलंत मुद्दा है। वो जाहिर सी बात है चुनाव में वो मुद्दा उठेगा, और इसीलिए ये सरकार चाह रही है, पूरा प्रयास कर रही है कि दूसरे राज्यों से जो पलायन करके बिहारी वापस लौटे थे उनको वापस भेज दिया जाए पंजाब और हरियाणा, ताकि वो चुनाव में नहीं रह पाए। इसलिए सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात का पूरा अंदाजा है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कोरोना मुद्दा बनने वाला है। ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे राष्ट्र में ये मुद्दा है। जितने लोगों की जान जा रही है, जिस तरह से हुआ है, और अभी भी 6000 से ऊपर केस हमारे यहाँ हो गए हैं। 9 जिले ऐसे हैं जिसमें 300 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार का कहीं से कोई भी इस पे लगाम लगाने का या इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करने का कोई मंशा नहीं दिख रही है। ना सरकार इसको करने में सक्षम है। पूरी तौर पे जो डबल इंजन की सरकार है वो कोरोना काल में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। 15 साल में तो जो स्थिति रही है नीतीश कुमार की सबके सामने है, लेकिन ये जो पिछला 3 से 4 महीना है इसमें पूरे तरह से एक्सपोज हो गई है। सुशासन की जगह पे जो कुशासन लोगों को दिखा है, तो वो मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा। अफजल साहब, अब आप सुन रहे होंगे, फैजल अली साहब कह रहे हैं कि कोरोना तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा और सरकार इससे निपटने में फेल रही है,
इसलिए सरकार को जवाब देना होगा और इस बार जनता उसी पे डिसाइड करेगी। साहब मेरे मित्र है, एक बड़े पत्रकार भी हैं, आज उस सियासत की दुनिया में कदम रखा है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सियासत के दुनिया में कदम आपने रखा, आपके नेता तेजस्वी यादव लोग माइग्रेट लेबर जो बिहार के लोग फंसे हुए थे, और दिल्ली में आपके जो नेता जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, वो ट्वीट पर ट्वीट करके बिहारियों का जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। याद है कि भूल गए, हमने 5300 पर बिहारियों के जो क्वारंटाइन रखे गए थे उसमें खर्च किया। 5000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, सबको पैसा दिया गया। 21 लाख से ऊपर करीब जो लोग माइग्रेंट लेबर थे या माइग्रेंट थे उनके खाते में दिया, फिलहाल तौर पे दिया गया। हमने तो बहुत कोशिश की कि अपने स्तर पे उनको सुविधा पहुंचाए, लेकिन लॉकडाउन का मानी ये होता है कि जहां जो है वहां पे रह जाए। अगर ये मुझे आजादी मिली होती कि अपने बिहार प्रवासियों को बुला लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जितना पैसा बाद में खर्च किया गया उतने पैसे में सारे मजदूर आ गए होते। मैं आज भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी जो करते हैं वो करते हैं। आपको याद होगा आपके चैनल पे इसी महीने में पिछले साल जब चमटी बुखार से लोग मर रहे थे, तो मैंने चैलेंज किया था कि मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल बन के रहेगा। आज 100 बेड का पीकू बना है, हिंदुस्तान की तारीख में पहला ही उदाहरण है। तो हमारे नेता जो करते हैं वो करते हैं। अब ये विपक्ष की बात है, जितना बिल्कुल बिल्कुल फैजल साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जी फैजल साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी हाँ बोलिए, अब आ रही है। अफजल साहब ने एक बात कही है कि तेजस्वी यादव जी कहाँ थे कोरोना काल में, और उसके बाद अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट इन्होंने किया कि लॉकडाउन का मतलब होता है कि जो जहां है वहीं रहे। तो ये एक संयोग की बात थी कि जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय वो दिल्ली आए हुए थे और यहाँ फंसे रह गए। जाहिर सी बात है आपके विधायक और आपके सांसदों की तरह वो कोरोना काल में भी लाइसेंस लेकर के और परमिट लेकर के गया, बिहार से झारखंड नहीं जा रहे थे। जब उनको परमिशन मिला तब वो वापस आए। और हद तो ये है कि मुख्यमंत्री साहब, मुझे लगता है कि मुद्दा ये नहीं है, मुझे लगता है मुद्दा ये नहीं है फैजल साहब आपसे और अफजल साहब दोनों से, मुझे लगता है कि मुद्दा ये नहीं है कि कौन नेता कहाँ था और क्या क्या। मुद्दा ये है कि जो प्रवासी मजदूर वहां पे आए हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार उनको काम नहीं दे रही है, सरकार ने उसका रखरखाव नहीं किया। आप मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां पे, आपके पास अल्टरनेटिव प्लान क्या है? आप अगर जनता के पास जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनता सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया है, तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और चूंकि चुनाव भी अब सामने है, तो आपको यह भी बताना होगा ना जो आपके पास अल्टरनेट प्लान क्या है, आप क्या करेंगे? मेरे मित्र आप पत्रकार हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप पत्रकार हैं तो आपको इतनी बातें पता होगी कि जवाबदेही सरकार की होती है। पहले सवाल आप सरकार से कीजिए। नहीं, मैं जवाबदेही निश्चित तौर पे सरकार की होती है, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं होता है। आप चूंकि जब जनता के बीच में आप जाएंगे फैजल साहब, तो आपको बताना होगा जो सरकार को ये चीज करना चाहिए था, सरकार ने ये नहीं किया। तो आपको ये अल्टरनेटिव, आप भी सरकार में आने के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना, तो सरकार में जब आप आएंगे तो आपके पास प्लानिंग तो होनी चाहिए। केवल वो फेल हो गए इसलिए तो आपको नहीं लाएंगे ना। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे तब रोड मैप लाएंगे ना। हमारे पास बिहार की मतलब आपके पास रोड मैप है, लेकिन आप वो सुझाव आप रोड प्लान नहीं, आपके पास रोड मैप है, लेकिन आप सरकार को सुझाव देना नहीं चाहते। आप सरकार नहीं, फैजल साहब इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके जनता की भलाई करना आपका उद्देश्य नहीं है। अगर आपका है तो आपके पास जो प्लान है आप शेयर कीजिए सरकार से, आप सरकार से मांग कीजिए कि आपको ये करना चाहिए, आप ये कीजिए। आप सरकार से क्यों नहीं दबाव डालते कि ये चीज करना चाहिए आपको? धारणा हो सकती है, आप स्वतंत्र हैं, सोचिए। लेकिन जो पार्टी सत्ता में नहीं है, देखिए पूरे भारत की स्थिति इसीलिए बर्बाद हो रही है कि आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, इसलिए कि आप विपक्ष से सवाल नहीं कर रहे, आप जो सवाल कर रहे हैं पाते हैं। नहीं, आपके सवाल देखिए, विपक्ष का काम फैजल साहब, आप भी पत्रकार हो, विपक्ष का काम केवल ये नहीं है कि हम सिर्फ आलोचना करें, चाहे सरकार अच्छा करे या बुरा करे, हम आलोचना करेंगे। मुकेश आप उनसे पूछिए कि उनकी फेलियर क्यों हुई। अब आगे यहाँ नहीं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ। आप देर से ज्वाइन किया, आपने देर से कनेक्ट हुए हमसे, मैं उनसे पूछ रहा था। संगत बात आप नहीं कर रहे हैं, ये युक्ति संगत बात नहीं है।
कि आप एक पार्टी जो आ रही है। नहीं, मैंने उनसे पूछा यार, मैं अभी फिर से पूछ लेता हूँ। अफजल साहब बताइए, जी, जी। आप जैसा जी, पूछ रहे, फैजल साहब जानना चाह रहे बिल्कुल। हैं, बाद में आए हैं, एक बार उन्हें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। मैं उनके फैसल साहब खुद ही पत्रकार है, उसका डेटा उनके पास ही होगा कि बिहार अफजल में- साहब, मैं आपसे जानना, अफजल साहब, नहीं, फैजल आप साहब डेटा को की बताइए बात आप। कीजिएगा तो मैं इतने डेटा आपको दे दूंगा, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे इतने डाटा मैं आपको दे दूंगा कि मेरा दावा है कि जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। अरे बिल्कुल नहीं, लेकिन जितनी सीमित साधन में उससे सक्षम भी है। आपको बता दें, आपका डेथ रेशियो देख लीजिए आप, 56-57 ही मृत्यु हुई है। दुनिया पूरे राज्यों का अनुपात उठा के देखिए, बिहार के 10वां या 12वां नंबर पे है। हम कोशिश हर संभव प्रयास किया, हमने सारे मजदूरों को क्वारंटाइन करके स्प्रेड होने से बचाया। सारे मजदूरों को 5300 रुपया खर्च हुआ, उनपे जोड़िए कितना पैसा खर्च हुआ। अगर जोड़ा जाए तो मैं करोड़ों के कई 100 करोड़ रुपया खर्च है, डेटा मेरे पास से बता दूं आपको। ठीक है अफजल साहब, फैजल साहब कुछ बोल रहे हैं। बात मैं आपको बताऊं जी। कि जब आपने ये बात बताई कि बिहार में किस प्रकार से ये कोरोना मुद्दा बनेगा, तो मुकेश जी एक सवाल मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं बता दूं मुकेश, हमारे दोस्त जो है अफजल अब्बास साहब, उनकी जानकारी के लिए कि 40-50 लाख लोग बिहारी वापस आए हैं। अफजल साहब की शायद जानकारी में ना हो, मैं बता दूं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कि एक बिहारी जो बिहार से बाहर रहता है अफजल साहब, वो महीने में 2100 रुपया बिहार भेजता था। 95 करोड़ रुपया मंथ का आता था। मार्च 2020 में भी वो पैसा आया है, लेकिन उसके बाद नहीं आया है। और वो जो 2100 रुपया भेजता था दिहाड़ी मजदूर, उसका 80% जो पैसा है वो जो बिहार की जो अर्थनीति है, बिहार की जो इकोनॉमी है, उसमें रोटेट होती थी। वो पैसा आना बंद हो गया है। 50 लाख लोगों के पास कोई आमदनी नहीं है, और उनका अगर आप 4 से भी गुना कर दें तो करीब करीब 2 करोड़ लोग हो जाते हैं। वो पैसा भी नहीं आ रहा है, जो पैसा इकोनॉमी में जाता था, जो बिहार की जीडीपी को ऐड करता था, वो भी नहीं हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं बैठ करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से अगला चुनाव जीता जाए। अभी समस्या ये है कि बिहार में कोरोना जैसी महामारी है, उससे कैसे बचा जाए। अफजल अब्बास साहब हो, इनके जरिए मैं नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि जोड़ तोड़ को छोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ तोड़ करते रहेंगे तो अगले चुनाव में आपको जनता तोड़ देगी, इससे भय खाइए। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। फैजल साहब ने जो सवाल उठाया है, अफजल साहब आप जवाब दीजिए। जो इकोनॉमी में पैसा आ रहा था वो पैसा नहीं आ रहा है, और उसके बाद जो लोग आ चुके हैं उनके हाथों को काम भी नहीं मिल पा रहा है। क्या जवाब देंगे? कौन सी योजना लेके जाएंगे चुनाव में? देखिए, मैंने कहा नहीं कि हर डिपार्टमेंट से योजना के लिए सृजित करने के लिए कहा गया, 50 लाख तक का टारगेट दिया गया है। हम समझते हैं कि जो लोग भी आए हुए हैं, हमारी कोशिश है कि उनको रोजगार दिया जाए, लेकिन वन नाइट मिरेकल नहीं होता है, समझा। वक्त लगेगा। जो मजदूर कल तक नाराज थे, आज वही जो आप देखिए, पहला बिहार का आज है, जहां तक मैं समझता हूँ, मुख्यमंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सारे मजदूरों से बात की, और उन लोग उत्साह जगाया, घबराओ नहीं अफजल साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सांत्वना देना, सहानुभूति जताना, ये काम तो हो रहा है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। जो योजना मांगी जा रही है, अभी तक विभागों ने कोई ब्लूप्रिंट जो है वो जारी नहीं किया है। आखिर जो मजदूर आए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आप बिहार में ही रहिए, तो वो फिर वहां करेंगे क्या? और सामने चुनाव भी है। फिलहाल अभी हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले एक सवाल है बिहार के लिए, नीतीश कुमार की विपक्षी पार्टियों के लिए भी, कि केवल इल्जाम लगाना और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना ही सॉल्यूशन नहीं है। अगर विपक्ष को सरकार से सत्ता हासिल करनी है तो उसे भी अपना प्लान जो है जनता के बीच में लाना होगा। उन्हें बताना होगा कि जो काम नीतीश सरकार नहीं कर पाई वो अगर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। केवल आलोचना करने से काम नहीं बनेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।